Hello everyone. In this session we will discuss 15th October 2020 current affairs. So let's start. First question is, read the following statement carefully in context to the collaboration of Amazon Pay Uber to push digital payment in India. हाल ही में उबर कैब की Amazon Pay के साथ डिजिटल पेमेंट को लेकर पार्टनरशिप हुई है. उबर एक कैब सर्विस है और Amazon Pay जो है आपकी एक यूपीआई बेस्ड ऐप है जहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू क्या करते हो, पेमेंट करते हो. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर आप ऊबर से ट्रैवल कर रहे हो और जब आप पे करोगे ऊबर को तो आप अमेजॉन पे के थ्रू पे कर सकते हो जहाँ पे आपको कैशबैक भी मिलेगा. तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को लेके पार्टनरशिप हुई है अमेजॉन पे और ऊबर के बीच में. तो इससे रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट है, दिस पार्टनरशिप विल इंटीग्रेट ऊबर पे एज पेमेंट ऑप्शन ऑन द अमेजॉन ऐप. बिल्कुल सही, अमेजॉन ऐप में पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा ऊबर पे का इस पार्टनरशिप के थ्रू ही. और दिस पार्टनरशिप एम्स एट इनेबलिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर टू मेक कॉन्टेक्टलेस. ठीक है, तो जब आप अमेजॉन पे के थ्रू पेमेंट करोगे तो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट होगा. ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट. नेक्स्ट है, दिस विल बिगिन इन बिग मेट्रो सिटीज फॉर ट्रायल. ये ट्रायल के लिए नहीं हो रहा है, ये अगर बात करें परमानेंटली यहाँ पर ये पार्टनरशिप हुई है. ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी की ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि अमेजॉन एक ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस है. ठीक है ना, जो ऊबर के साथ यहाँ पर क्या किया, इसने टाई अप किया. देन ये जो पार्टनरशिप है ये कॉन्टेक्टलेस, सेफ एंड सिक्योर पेमेंट प्रोवाइड करेगा फॉर द ऊबर राइड्स. देन इट ऑल्सो फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वन क्लिक पेमेंट. ठीक है, वन क्लिक पेमेंट भी फोकस करेगा. और यहाँ पे अगर बात करें तो ये यहाँ पर अमेजॉन पे, यहाँ पे वही चीज बताया गया कि पेमेंट का ऑप्शन रहेगा. ठीक है ना, अमेजॉन पे में. नेक्स्ट, अ ट्रूली इंडियन लीडिंग फिनटेक कंपनी भारत पे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च 11 क्रिकेट स्टार एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ टीवी कैंपेन व्हिच हैज बीन डायरेक्टेड बाय एस बॉलीवुड डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा. हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम देम. हाल ही में एक कंपनी है भारत पे. भारत पे ने 11 क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया. 11 क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया. ठीक है ना, और ये अगर बात करें ये किसे प्रमोट कर रहे हैं, ये जनरली प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट को. ठीक है ना, ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट को. भारत पे एक कंपनी है जिसने एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार किया है. भारत पे एक कंपनी है जिसने डिजिटल पेमेंट सिस्टम तैयार किया है मर्चेंट्स के लिए, जो व्यापारी हैं भारत में उनके लिए. तो मर्चेंट जो है वो जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, मर्चेंट जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं डिजिटली, आपने देखा होगा एक तो क्यूआर कोड के थ्रू करते हैं. ठीक है ना, अब ये जो क्यूआर कोड होगा वो आपका गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और अगर बात करें भीम ऐप, सबसे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा. तो ये क्यूआर कोड कौन प्रोवाइड कर रहा है, भारत पे प्रोवाइड कर रहा है मर्चेंट को, कि वो किसी भी यूपीआई सिस्टम से पेमेंट रिसीव कर सकता है. देन अगर बात करें ये आपको एक पीओएस, जो मर्चेंट्स हैं होते हैं उन्हें पीओएस मशीन भी प्रोवाइड कर रहा है. पीओएस क्या है, पीओएस है, पीओएस आपने सुना होगा पॉइंट ऑफ सेल. पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, आपने देखा ही होगा कि जब हम मूवी देखने जाते हैं या अगर हम बात करें जब हम कोई परचेज कर रहे होते हैं सामान, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रैच करते हैं. ठीक है ना, और स्क्रैच क्या मतलब, जब तक जो कार्ड है वो स्वैप करते हैं, स्वैप करके पेमेंट हो जाता है. तो आपने जो पीओएस मशीन देखी होगी कई बार वो बैंकों की होती है, लाइक किसी एक्सिस बैंक की है, कोई एचडीएफसी बैंक की है, कोई एसबीआई बैंक की है. अब ये जो पीओएस मशीन जो प्रोवाइड कर रही होती है बैंक, तो बैंक क्या करती है, हर ट्रांसेक्शन पे क्या करती है, चार्ज लेती है. ठीक है ना, किससे चार्ज लेती है, मर्चेंट से. मर्चेंट को चार्ज पे करना पड़ता है ट्रांसैक्शन के ऊपर. और ये जो भारत पे है ये फ्री पीओएस सर्विस प्रोवाइड कर रही है मर्चेंट को. ठीक है ना, ये फ्री पीओएस सर्विस प्रोवाइड कर रही है मर्चेंट को, यानी आपको ना ही 1% देना पड़ेगा, ना ही 2% देना पड़ेगा. जैसे मान लो आप कोई पेमेंट करते हो तो वहां पे कुछ पेमेंट का, मान लो 1000 रुपए का पेमेंट किया तो 2% या 3% बैंक को देना होता था मर्चेंट को. ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं देना रहेगा. भारत पे यहाँ पे फ्री में ये क्यूआर और पीओएस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है मर्चेंट्स को. तो यहाँ पे भारत पे ने 11 क्रिकेटर्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इस सिस्टम का. ठीक है ना, तो इसे जो डायरेक्ट किया वो पुनीत मल्होत्रा ने किया है. और ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इन 11 क्रिकेटर्स में अगर बात करें इन 5 ऑप्शन में से कौन से क्रिकेटर नहीं है. तो ये 11 क्रिकेटर कौन कौन है ये पहले देख लेते हैं. तो ये 11 क्रिकेटर की अगर हम बात करें, ये आपके रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, केएल राहुल है, मोहम्मद शामी है, रविंद्र जडेजा है, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, यजुवेंद्र चहल और शुभम गिल.
और यहाँ ऑप्शन में देखें तो श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ हैं, संजू सैमसन है, शुभम गिल है, देवदत्त पडिक्कल नहीं है। तो क्या होगा, देवदत्त पडिक्कल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये न्यूज क्लियर हो गई होगी। भारत पे एक प्राइवेट कंपनी है और ये जो कंपनी है ये 2018 में स्टेब्लिश हुई थी। ठीक है ना, और इसकी जो फाउंडर है, भारत पे की जो फाउंडर है वो अश्वनीर ग्रोवर है। ठीक है ना, अश्वनीर ग्रोवर है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, इससे रिगार्डिंग हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू रेजिंग बैंक एग्रीगेट एक्सपोजर लिमिट फॉर स्मॉल बिजनेस बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए बैंकों को एक नई गाइडलाइन प्रोवाइड करी है एक्सपोजर को लेके। कौन सा एक्सपोजर को लेके, रिस्क एक्सपोजर को लेके बैंकों को गाइडलाइन प्रोवाइड करी है। जो बैंक है उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करी है, किसके लिए, जो भी स्मॉल बिजनेसेस है भारत में। तो बैंक क्या करता है, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उन्हें क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। स्मॉल बिजनेस की अगर बात करें, जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ होता है, जिनका टर्नओवर अप टू 50 करोड़ होता है वो स्मॉल बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इन्हें बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो बैंक जब लोन प्रोवाइड कर रहा होता है स्मॉल बिजनेसेस को, तो एक रिस्क एक्सपोजर होता है कि हम बिजनेस के लिए इन्हें लोन दे रहे हैं, तो इस पे कितना % रिस्क हो सकता है। रिस्क का मतलब कि कितना % पैसा डूबने के चांसेस हैं। ठीक है, हर एक लोन पे एक रिस्क एक्सपोजर होता है। भारत में जो भी बैंक कस्टमर्स को लोन दे रहा होता है, चाहे वो हाउस लोन दे रहा हो, चाहे वो कार लोन दे रहा हो, चाहे वो होम लोन दे रहा हो, हर एक लोन पे क्या होता है, वही होम लोन, हाउस लोन एक ही हो गया, कार लोन हो गया, या अगर हम बात करें एजुकेशन लोन हो गया, तो कोई भी लोन दे रहा हो, हर एक लोन पे एक रिस्क % होता है। चाहे आप कोलेटरल रख के ही क्यों ना लोन लो, तब भी बैंक क्या करता है, रिस्क % मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर बैंक ने आपको 10 लाख का लोन दिया, होम लोन, और होम लोन पे बैंक ने रिस्क % रख रखा है 50%, एक एक्सपोजर रख रखा है 50% का, कि 50% चांसेस होते हैं होम लोन के डूबने के। जो एक एवरेज निकाला कि 50% चांसेस होते हैं होम लोन के डूबने के, तो वो आपको लोन दे देगा, आपसे ब्याज लेता रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करें, वो जो भी आपको लोन दिया है उसका 50% भी क्या करेगा, मेंटेन अपना एक अलग एक रिस्क फोल्डर में करता रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके की अगर बात करें, रिस्क एक्सपोजर की यहाँ बात हो रही है कि जो भी स्मॉल बिजनेसेस को बैंक लोन देता है उनके रिस्क एक्सपोजर्स को लेके यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं न्यूज़ को। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो रिस्क, यहाँ पे देखिए लिखा भी है, बैंक RBI has raised the bank maximum aggregate retail exposure limit to entities with a turnover of up to ₹50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ तक की जो रिटेल जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उन पे एक्सपोजर की जो बात हो रही है वो 7.5 करोड़ तक की हो रही है। यानी 7.5 करोड़ तक का एक्सपोजर मेंटेन करना ही करना है। ठीक है ना, अगर आप 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले किसी बिजनेस को लोन दे रहे हो तो आपको 7.5 करोड़ का एक्सपोजर, यानी एक तरीके का प्रोविजन बोल सकते हैं। एक तरीके का अगर बात करें, मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी टाइप की, ठीक है ना, कि हमने लोन तो दिया हुआ है लेकिन ये लोन का पैसा वापस आए या नहीं आए, या इसमें कितने % का रिस्क हो, हम इसका एक बफर बना के चलेंगे। ठीक है ना, तो एक तरीके का बफर आपको इतना मेंटेन करके चलना है। पहले 5 करोड़ था, ठीक है, रिस्क एक्सपोजर। फिर द डिसीजन हैज बीन टेकन टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड किया जा सके। जब उनके हम रिस्क के एक्सपोजर को मेंटेन कर लेंगे तो बैंक क्या रहेंगे, बैंक सिक्योर रहेंगे। ठीक है ना, कई बार क्या होता है, बैंक अगर ये बोला भी जाता है कि बैंक अगर ये रिस्क एक्सपोजर मेंटेन कर रहे हैं तो बैंक क्या रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, उनके डूबने के चांसेस कम रहते हैं। और द रिस्क वेट इज 75%। देखो इसका जो रिस्क वेट है स्मॉल बिजनेस का वो कितना 75% है। विल अप्लाई टू ऑल फ्रेश एक्सपोजर, यानी जो अब जितने भी लोन दिए जाएंगे स्मॉल बिजनेसेस को, उनका जो रिस्क % है कितना 75%। जैसे मैंने बताया होम लोन का कितना है 50%, या किसी और भी कोई लोन होता है उसका किसी का 45% होता है, किसी का 20% होता है, किसी का 30% होता है। इस तरीके से इसका कितना है 75%। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, 75% है स्मॉल बिजनेसेस का रिस्क एक्सपोजर। 7.5 करोड़ रुपीस अगर बात करें, ये एक अमाउंट रखी गई है जो स्मॉल बिजनेसेस के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ है। तो इतना रिस्क एक्सपोजर उन्हें मेंटेन करना। तो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अगर बात करें, जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जो अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है, इट हैज बीन रेज्ड टू एंटिटीज विद टर्नओवर अप टू ₹100 करोड़ टू ₹10 करोड़।
तो अगर बात करें ये नहीं है 100 करोड़ नहीं है, ये कितना है 50 करोड़ है, ठीक है। और एक्सपोजर कितना करते हैं 7.5 करोड़। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। फिर दूसरा स्टेटमेंट है प्रायर टू दिस लिमिट वॉज ₹50 करोड़, पहले ये 50 करोड़ लिमिट थी। तो अगर बात करें पहले जो लिमिट थी वो 50 करोड़, ठीक है ना, पहले की जो बात कर रहे हैं पहले लिमिट 50 करोड़ थी, तो पहले लिमिट 50 करोड़ नहीं 5 करोड़ थी, ठीक है ना, 5 करोड़ लिमिट थी। देन द डिसीजन हैज बीन टेकन टू इंक्रीज क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल बिजनेस, ये पॉइंट सही है, ठीक है ना। द रिस्क वेट ऑफ 80% विल अप्लाई टू ऑल फ्रेश एक्सपोजर, तो 80% नहीं एक्सपोजर मेंटेन करना है, कितना एक्सपोजर मेंटेन करना है 75%। और तो यहाँ पे अगर बात करें जो स्टेटमेंट सही है वो सी है। तो इस न्यूज को हमने समझ लिया, अब इससे कोई भी क्वेश्चन बनेंगे हम कर लेंगे, बट आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, एक्सपोजर परसेंटेज पता होने चाहिए। नेक्स्ट, according to International Monetary Fund, with the country and world reeling under the impact of the coronavirus pandemic, the Indian economy is expected to contract by how much percentage at 2020? अभी हाल ही में IMF ने क्या किया है, अनुमान लगाया है, ठीक है ना, अनुमान लगाया है कि जब ये साल खत्म होगा 2020 खत्म होगा तो भारत की जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल ग्रोथ बताता है। तो ये बता रहा है कि जो भारत की जो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी वो क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, यानी नेगेटिव में चली जाएगी। ये जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो वैसी नेगेटिव में है। तो इन्होंने एक अनुमान लगाया है कि जब ये साल खत्म होगा तो भारत की जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो -9.6% से करेगी। तो ये अनुमानित वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया, तो ये क्वेश्चन काफी बनता है, आईएमएफ से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड, सॉरी 9.6 नहीं है, सॉरी यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो है 10.3। देखो 9.6 की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया, अनुमान लगाया। ये अक्टूबर की न्यूज़ है, अक्टूबर में किन किन संस्थाओं ने भारत की जीडीपी को लेकर अनुमान लगाया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने जो अनुमान लगाया है 2020-21 का वो 9.6 लगाया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, -9.6, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो करनी है। और आईएमएफ ने 10.3 लगाया। हाल ही में आरबीआई जो भारत का सेंट्रल बैंक है, इसने भी भारत की जीडीपी क्या करी है, अनुमानित करी है। तो इसने जो भारत की जीडीपी अनुमानित करी है वो कुछ 9.5% करी है, तो इसने भी कॉन्ट्रैक्शन में अनुमानित करी है, 9.5 करी है। तो ये अक्टूबर के महीने में भी हाल ही में इन संस्थाओं ने भारत की जीडीपी अनुमान लगाया, तो आपको इनके परसेंटेज याद होने चाहिए। तो ये 9.6 वर्ल्ड बैंक का था। अब यहाँ पे जो आईएमएफ ने अनुमान लगाया वो 10.3 लगाया, तो आईएमएफ ने और ज्यादा अनुमान लगाया। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। और साथ ही अगर बात करें 2021 के लिए आईएमएफ ने जो अनुमान लगाया वो 8.8% लगाया। तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि फर्दर ईयर के लिए 2021 के लिए आईएमएफ ने कितना अनुमान लगाया, तो 8.8% लगाया, ठीक है। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। और इसकी जो हेड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसकी हेड का नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, ठीक है, ये इसकी हेड है। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी है आईएमएफ की, वो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर ने करी है, ठीक है। जो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर है, ये सीईओ की अगर बात करें तो चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर, तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश करी है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर ने करी है, और वो हैं गीता गोपीनाथन, ये एक इंडियन है, गीता गोपीनाथन ने ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, जो आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर हैं। तो ये नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हुज ऑटोबायोग्राफी हैज रिसेंटली बीन रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हैज टाइटल एज देही वचवा करनी, विच मीन्स डेडिकेटिंग वन लाइफ फॉर अ नोबल कॉज। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करी है, और ऑटोबायोग्राफी का जो टाइटल है वो है देह वचवा करनी। देह वचवा करनी का मतलब होता है अपनी जो लाइफ है वो समर्पित कर देना किसी, अगर बात करें नेक काम के लिए। तो ये जो ऑटोबायोग्राफी है किसके ऊपर है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो बाला साहेब विखे पाटिल जी के ऊपर है। बाला साहेब विखे पाटिल जी की अगर हम बात करें तो ये लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं, ये पहले कांग्रेस में थे, फिर अगर बात करें इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते थे, और अगर बात करें जो फार्मर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर बात करें ग्रोथ की हमेशा बात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। और इसके साथ ही साथ देखो, एक तो इनके नाम पे ये विखे पाटिल जी के नाम पे अगर बात करें ऑटोबायोग्राफी, तो इनकी ये लॉन्च करी है देह वचवा करनी। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक
परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी है, जहां पर अगर बात करें बाला साहेब जी अगर बात करें काम किया करते थे या प्रमोट किया करते थे गर्ल्स एजुकेशन को, या अगर बात करें जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें। तो एक एजुकेशन सोसाइटी है परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी, इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब वी.के. पाटिल परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। तो आपको ये पता होना चाहिए परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, लोकनेता डॉक्टर बाला साहेब परवरा रूरल एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, ये जो सोसाइटी के 1964 में लोनी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में फाउंड हुई थी, विच एम टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन टू द रूरल मासेस। ठीक है ना, यानी इनका भी जो मेन मोटिव था वो रूरल मासेस को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड करना था। एम्पावर द गर्ल चाइल्ड सोसाइटी इज करंटली सर्विंग विद द कोर मिशन ऑफ एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इन सारी चीजों पे काम करता है। तो ये आपको टाइटल पता होना चाहिए, देह वेचवा करनी, विच मीन डेडिकेट वन लाइफ टू नोबल कॉज। आई थिंक इतनी बात सारी आपको क्लियर होंगी। ठीक है ना, इनका जो वर्क है वो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेके ज्यादा रहा है। ठीक है, अगर बात करें दादा साहेब वी.के. पाटिल जी की, इनका जन्म जो हुआ था वो 10 अप्रैल 1932 में हुआ था। ठीक है ना, और इनका जो जन्म हुआ था वो अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है ना, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। आई थिंक इतने पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। अभी हाल ही में 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया गया। हर साल 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे मनाया जाता है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी अमंग द कंज्यूमर रेगुलेटर इंडस्ट्री। तो जनरली अगर बात करें, ये जो बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड को लेके बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्वालिटी फूड या एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। तो ये इसकी जो इस साल की थीम रही वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क रही है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया भी है ये कि 14 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो इसकी जो थीम रही है इस बार की वो रही है आपकी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट एंड स्टैंडर्ड। आई थिंक यही है। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट एंड स्टैंडर्ड। तो ये अगर बात करें इसका मेन एम क्या था, एम रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो हमने बात ही करी कि यानी कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी आप काम कर रहे हो, वो स्टैंडर्ड उसमें एक होने चाहिए, चाहे वो आपके क्लोथ्स को लेके हो, चाहे वो फूड को लेके हो, चाहे कोई भी अगर हम बात करें बिजनेस करते काम करते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है ना, तो ये 14 अक्टूबर को ये डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो आप इसकी थीम अच्छे से याद कर लेना, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन है, विच प्राइवेट बैंक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स एस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद गूगल पे एंड वीजा टू हेल्प विद डिजिटल पेमेंट। तो हाल ही में गूगल पे ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है। किसने कोलैबोरेट किया, गूगल पे ने कोलैबोरेट किया है किसके साथ, एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है और वीजा के साथ, वीजा एंड एक्सिस बैंक इनके साथ कोलैबोरेट किया है कि यहाँ पर इन दोनों के साथ मिलके वो एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रहा है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका नाम क्या है, एश क्रेडिट कार्ड। आपको ये नाम याद होना चाहिए, एश क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक के साथ मिलके यहाँ पे गूगल पे ने ये एश क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया कि गूगल पे से अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको क्या मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे। काफी ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इसने टाई अप किया, लाइक देख लेते हैं। लाइक अगर बात करें, इसने स्विगी के साथ टाई अप किया, जोमेटो के साथ, बिग बास्केट के साथ, ग्रोफर के साथ, ओला के साथ, जहाँ पे आप अगर गूगल पे के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको 5% तक का कैशबैक मिलेगा। ठीक है ना, और अनलिमिटेड कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो गूगल पे से तो उसमें 2% का कैशबैक मिलेगा। और ये जो सारा कैशबैक है वो आपके एश क्रेडिट कार्ड अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो गूगल पे ने यहाँ पे इसके साथ कोलैबोरेट किया है वीजा और एक्सिस बैंक के साथ, जो आपको एश क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगा। और गूगल पे से जब आप पेमेंट करोगे जो भी कैशबैक मिलेगा वो आपके एश क्रेडिट कार्ड में आ जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड में जो भी आपका पेमेंट आ रहा होगा उससे भी अगर आप बात करें फर्दर क्या कर सकते हो, फर्दर पेमेंट कर सकते हो, फर्दर आप परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है। ठीक है ना, द टोकनाइजेशन फीचर इनेबल इन पार्टनरशिप विद वीजा टू अलाउ गूगल पे। क्या होता है कि जब आपको टोकनाइजेशन क्या होता है, टोकनाइजेशन की अगर बात करें, जो भी आपका कार्ड होगा वो कार्ड के जो भी आपको कार्ड मिलेगा उस कार्ड वो अगर बात करें वो डिजिटल कार्ड होगा, जहाँ पे आपको अगर बात करें स्वैप नहीं करना पड़ेगा। उससे अगर बात करें उस कार्ड को गूगल पे के थ्रू कोई भी सर्वर रीड कर लेगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, टोकनाइजेशन में क्या होता है कि आपको जो कार्ड के थ्रू जो पेमेंट कर रहे होते हैं वो डिजिटली कर रहे होते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये एक कोलैबोरेट किया है गूगल पे ने एक्सिस बैंक और वीजा के साथ। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। एक्सिस बैंक के
जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। अभी हाल ही में एक्सिस बैंक अभी फिर न्यूज में था। एक्सिस बैंक ने अगर हम बात करें अभी हाल ही में, एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में न्यूज में एक वजह से और भी था कि एक्सिस बैंक ने अभी विस्तारा के साथ भी एक टाई अप किया है। विस्तारा एक एयरलाइंस है और इसमें अगर बात करें इसके साथ मिलकर इतने एक एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा कार्ड लॉन्च किया, क्लब विस्तारा कार्ड लॉन्च किया, जिसके थ्रू अगर बात करें इस कार्ड के थ्रू आप इंटरनेशनल क्या कर सकते हो, आप इंटरनेशनल अगर आप ट्रैवल करते हो विस्तारा के थ्रू, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो विस्तारा आपको ये एक्सिस बैंक क्लब विस्तारा कार्ड प्रोवाइड कराएगी, जहां पे आप इंटरनेशनली भी क्या कर सकते हो, अपने उस कार्ड को यूज कर सकते हो, ठीक है ना, पेमेंट के लिए, परचेजिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट, recently former executive director of Reserve Bank of India Uma Shankar has been appointed as additional director of which private sector bank, whose appointment will effective from November 1st। तो मिस उमा शंकर जी को अगर बात करें कर्नाटक बैंक का क्या बनाया गया, कर्नाटक बैंक का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया। मिस उमा शंकर जी ने आरबीआई में कुछ 37 इयर्स काम किया और ये अगर बात करें कि कर्नाटक बैंक ने इन्हें अपना एडिशनल डायरेक्टर बनाया। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। कर्नाटक बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था 1927 में हुआ था, काफी पुराना बैंक है, ठीक है। सॉरी 1924 में स्टैब्लिश हुआ था। तो कर्नाटक बैंक यार देख लेते, कर्नाटक बैंक की जो एमडी हैं, देखो यहाँ पे इनके बारे में दिया गया कि इन्होंने 37 ईयर्स तक काम किया आरबीआई में। कर्नाटक बैंक के जो एमडी उनका नाम है मिस्टर महाबलेश्वर एमएस, यही इसके एमडी और सीईओ हैं। ये जो स्टैब्लिश हुआ था 18 फरवरी 1924 में हुआ था। इसका जो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है वो मंगलुरु है और इसकी जो टैगलाइन है वो है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चूज द फॉलोइंग वन इन द कॉन्टेस्ट टू द 6th सेशन ऑफ द इंडियन नॉर्वे ज्वाइंट कमीशन मीटिंग। अभी हाल ही में इंडिया नॉर्वे की ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है और इंडिया की और नॉर्वे के रिलेशन काफी अच्छे हैं। या अगर बात करें लास्ट ईयर ही अगर बात करें, नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री है वो भारत आई हुई थी और फिर वहां से अगर बात करें रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे बिल्डअप होने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब देख लेते हैं इसके बारे में, पहले ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन है, पहले इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है इससे रिगार्डिंग। तो भी एक ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। नॉर्वेरियन डेलीगेशन HEM ईने इरिक्सन ने पार्टिसिपेट किया, जो फॉरेन मिनिस्टर है नॉर्वे की, और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कौन है, एस जयशंकर, ठीक है। तो उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है ईने इरिक्सन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। बोथ साइड अफर्म द कमिटमेंट ऑफ बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ को लेके यहाँ पे कोऑपरेशन हुआ है, ठीक है ना। एक बायलैटरल कमिटमेंट हुआ है कि हम अपनी कंट्री में अगर बात करें चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ पे काम करेंगे, ठीक है। Both sides noted with satisfaction the dialogue on trade of investment and which give impetus business cooperation participation of Norwegian companies in the flagship program in India। तो dialogue on trade and investment, हम अगर बात करें नॉर्वे के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें नॉर्वे की जो ताकत है ट्रेड में, वो उसकी अगर बात करें जो उसका जो सी बिजनेस है, जो नॉर्वे का सी बिजनेस है, वो नॉर्वे की ताकत है। अगर बात करें नॉर्वे में भी अगर बात करें, आपको शायद पता हो कि नॉर्वे भी वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अगर बात करें टॉप 5 में अगर बात करें, नॉर्वे भी आता है जो ऑयल प्रोड्यूस करता है और वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जो हैप्पीएस्ट रैंक होती है या अगर बात हैप्पीएस्ट की रैंक आती है या सबसे ज्यादा खुशहाल जो देश होते हैं उनमें टॉप 3 टॉप 4 में रहता है। इसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी इनकम भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो नॉर्वे अगर बात करें अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग की वो सी ट्रेड में की हुई है, चाहे वो ऑयल को लेके हो, चाहे वो फिशिंग को लेके हो, चाहे वो अगर बात करें मरी टाइम जो भी अगर बात करें सी से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं उसमें वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए हुए। तो यहाँ पे उसके साथ देखो फिशरी है, टूरिज्म है, मरी टाइम है, ठीक है ना। ये DTI में क्या है, डायलॉग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो एरियाज है वो यही सब है। स्किल डेवलपमेंट है, MSME है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ये सारे के सारे एरियाज हैं, ठीक है ना। प्रोग्रेस मेड टू द ओशन डायलॉग, द इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू सिनर्जाइज पोटेंशियल बोथ इन इंडिया एंड नॉर्वे। तो जनरली ब्लू इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंडिया और नॉर्वे की ये यहाँ पे टाई अप किए गए। तो जनरली जो इनका फोकस है वो ब्लू इकोनॉमी को लेके, यानी अगर बात करें आपका फिशरी है, एक्वाकल्चर है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है, तो जनरली शिप रिसाइकलिंग है, ग्रीन पोर्ट्स हैं, इन पे अगर बात करें ये काम करता है,
तो आई थिंक ये आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी। नॉर्वे की पीएम कौन है जो लास्ट ईयर आई थी भारत में? जो लास्ट ईयर नॉर्वे की पीएम आई थी इरना सोलबर्ग, ठीक है, इरना सोलबर्ग, ये वहाँ की पीएम है। और नॉर्वे की जो कैपिटल है, नॉर्वे की जो कैपिटल है वो ऑस्लो है, ठीक है। और नॉर्वे की जो करेंसी है वो क्या है? क्रोन है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए नॉर्वे से रिलेटेड। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट है। इन द मीटिंग मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुब्रमण्यम जयशंकर वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। रिप्रेजेंटर कौन थे? जयशंकर थे। फिर दूसरा पॉइंट है द मिनिस्टर फ्रॉम बोथ द नेशन एग्री दैट द रिकवरी फ्रॉम पेंडेमिक प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड मोर सस्टेनेबल इकोनॉमिक। तो इस पर भी बात हुई है, पेंडेमिक की रिकवरी को लेके भी बात की गई है। ड्यूरिंग द सिक्स, ये छठी थी, ये आपको पता होना चाहिए, 6 वर्चुअल ज्वाइंट कमिशन मीटिंग थी। ये वर्चुअल मीटिंग थी इंडिया और नॉर्वे की। वेलकम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोवैक्स ग्लोबल फैसिलिटी। तो कोवैक्स यानी कोविड-19 वैक्सीन को लेके भी यहाँ पर अगर बात करें डिस्कशन हुआ था। और डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विच गिव इम्पिटेस टू बिजनेस। डायलॉग ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने बातें कर ली है जो आपका ब्लू इकोनॉमी को लेके है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, तो यानी इसका सही क्या उत्तर हो गया? ऑल आर करेक्ट। अगला नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट अनाउंसमेंट बाय द आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज टू बी मेड अवेलेबल राउंड द क्लॉक फ्रॉम दिसंबर 2020। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने इनमें से किस सर्विस को बोला है कि हम 24/7 कर देंगे, 24/7 365 कर देंगे। तो यानी अगर बात करें, ये इसका जो सही उत्तर है वो है आरटीजीएस। तो आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इससे 24/7 करने का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली इसके थ्रू आप क्या करते हो? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के थ्रू, इसके थ्रू आप क्या करते हो? एक बैंक से दूसरे बैंक डिजिटली पेमेंट ट्रांसफर करते हो, पेमेंट करते हो या फंड ट्रांसफर करते हो। पेमेंट बोल सकते हैं या हम फंड ट्रांसफर बोल सकते हैं। तो जनरली अगर बात करें, अगर आपको एक बैंक से दूसरे बैंक फंड ट्रांसफर करना होता है बैंक टू बैंक, तो आप क्या करते हो? आरटीजीएस करते हो। और रियल टाइम का मतलब कि तुरंत की तुरंत। मान लो अगर आपने अभी 2 लाख रुपए किसी को ट्रांसफर किया तो तुरंत की तुरंत उसके अकाउंट में 2 लाख पहुंच जाएंगे। तो आरटीजीएस की अगर हम बात करें, आरटीजीएस सन 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें अगर हम बात करें, आप जो मिनिमम पेमेंट करते हो वो 2 लाख का होता है, यानी 2 लाख से नीचे पेमेंट आप कर ही नहीं सकते हो आरटीजीएस के थ्रू। और मैक्सिमम अगर बात करें तो आरबीआई के अकॉर्डिंग इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो मिनिमम 2 लाख है और मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है। तीसरी बात अगर हम बात करें आरटीजीएस की, तो आरटीजीएस पहले जो था, पहले बिफोर अगर बात करें वो 7 बजे से लेके 6 बजे तक था। और वीक डेज में ऑफ रहता था, वीक डेज में अगर हम बात करें ऑफ रहता था। और 7 से लेके 6 बजे तक की लोग क्या कर सकते थे? आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते थे। अब 6 के बाद आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट कर नहीं सकते थे। मान लो कोई बिजनेस पर्सन है, उसे 6 बजे के बाद पेमेंट करना है। अब ये 2 लाख या 2 लाख से ऊपर जो पेमेंट करते हैं, जनरली फंड ट्रांसफर करते हैं, वो बिजनेस पर्सन ही करते हैं। तो अगर बात करें, अगर उन्हें 6 बजे के बाद करना है शाम को, तो वो नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर बात करूँ, पेमेंट सिस्टम को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे, या एक सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आरटीजीएस को यहाँ पे क्या कर दिया? 24/7 ऑन करने की बात की गई। तो दिसंबर 2020 थी 24/7 हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है ना। और इसमें नो चार्जेस भी नहीं है। तो आपको ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए कि 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। दिसंबर 2020 से 24/7 हो जाएगा। पहले टाइमिंग थी, अब टाइमिंग नहीं है। अब ये इनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। लिमिट अभी भी वही है कि मिनिमम 2 लाख और मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है। और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एनईएफटी को लास्ट ईयर 2019 में अगर हम बात करें तो एनईएफटी को भी 24/7 कर दिया था। तो आप एनईएफटी के थ्रू भी पेमेंट करते हो। ये क्या है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इसके थ्रू आप क्या करते हो? बिल पे करते हो। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू सिर्फ आप बिल पे करते हो। आपका डीटीएस बिल है, ठीक है, डीटीएस बिल हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये वाटर बिल हो गया, ये सिर्फ बिल पेमेंट करने के काम आता है। लेकिन ये जो आरटीजीएस, एनईएफटी है, ये जो आईएमपीएस हैं, ये सारे के सारे फंड ट्रांसफर करने के काम आते हैं। मान लो अगर आपको मुझे फंड ट्रांसफर करना है तो आप आरटीजीएस भी कर सकते हो, एनईएफटी भी कर सकते हो, आईएमपीएस भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आईएमपीएस भी 24/7 रहता है, ठीक है। एनईएफटी की अगर बात करें, एनईएफटी 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आईएमपीएस की अगर बात करें 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आईएमपीएस को जो इंट्रोड्यूस किया था वो एनपीसीआई ने किया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या? अगर इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी की मिनिमम लिमिट 0 है, ठीक है। मिनिमम लिमिट अगर बात करें तो नो लिमिट है, यानी 1 रुपया भी कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम नो लिमिट है। आईएमपीएस की मैक्सिमम लिमिट है, आईएमपीएस की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है,
ठीक है ना। IMPS की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है। तो ये सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए इनसे रिगार्डिंग। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं कि 2 लाख तक की जो आरटीजीएस की फैसिलिटी होती है, इसमें अगर बात करें आरबीआई क्या करने वाला है, 2019 से 24/7 इसे करने वाला है। एनईएफटी को तो 2019 में अगर बात करें आरबीआई ने एनईएफटी को तो 24/7 कर ही दिया था। अब अगर बात करें आरटीजीएस को भी 24/7 करने वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर बात करें एनईएफटी के थ्रू भी आप रिटेल पेमेंट करते हो और आईएमपीएस के थ्रू भी आप पेमेंट करते हो, ठीक है। आईएमपीएस की भी देखो नो लिमिट है, बट अपर लिमिट है उसकी कितनी, 2 लाख। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर हम अगले सेशन में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।